नमस्कार। सोचिए, हिंद महासागर में एक ईरानी युद्धपोत पर हमला हो जाता है और भारत, जो इस पूरे इलाके में खुद को एक बड़ी शक्ति मानता है, वो एकदम चुप है, बिल्कुल खामोश। अब इसी चुप्पी ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। तो आज हम इसी घटना और इसके पीछे की जो कॉम्प्लिकेटेड जियोपॉलिटिक्स है, उसे परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। कुछ एनालिस्ट तो इस घटना को समझाने के लिए एक बहुत ही ड्रामेटिक लाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कहते हैं कि खाड़ी युद्ध अब भारत के दरवाजे पर है। मतलब उनका मानना है कि ये कोई दूर दराज का हमला नहीं है। नहीं, ये एक ऐसी घटना है जिसका सीधा असर भारत की सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी पे पड़ सकता है। तो आज के इस विश्लेषण में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो बात करेंगे कि भारत के इतने करीब उसके आंगन में यह हमला हुआ कैसे। फिर भारत की इस चुप्पी के पीछे की वजह क्या है, क्या ये सही था या गलत। हम अतीत की नीतियों से इसकी तुलना भी करेंगे और ये भी देखेंगे कि इस चुप्पी की जियोपॉलिटिक्स क्या है, हमारी जेब पर यानी तेल की कीमतों पर इसका क्या असर पड़ सकता है। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, क्या इससे हमारी संप्रभुता पर कोई आंच आती है? तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर वो कौन सी घटना थी जिसने इस पूरी बहस को जन्म दे दिया। लेट्स स्टार्ट विद द फैक्ट्स। 4 मार्च को आखिर हुआ क्या था? देखिए, ये जो पूरी टाइमलाइन है इसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है समय का खेल। मतलब सोचिए, फरवरी के आखिर में जिस ईरानी जहाज के साथ अपनी नौसेना मिलन 2026 अभ्यास कर रही थी, वही जहाज कुछ ही दिनों बाद श्रीलंका से बस 40 नॉटिकल मील दूर डुबो दिया जाता है। और भारत की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई बयान नहीं। तो क्या हुआ, ये तो हमने देख लिया। अब आते हैं असली सवाल पर। भारत चुप क्यों रहा? देखिए, इस चुप्पी के भी सिक्के के 2 पहलुओं की तरह 2 पक्ष हैं। कुछ लोग इसे एक बहुत बड़ी समस्या मान रहे हैं, तो कुछ इसे एक सोची समझी कूटनीतिक चाल बता रहे हैं। चलिए दोनों को समझते हैं। सबसे पहले तो हमें इस घटना के मानवीय पहलू को देखना होगा। 87 सैनिक मारे गए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 87 जानें हैं, और वो भी एक ऐसे देश के सैनिक की जिसके साथ हमारे रिश्ते दोस्ताना रहे हैं। तो जो लोग इस चुप्पी पर सवाल उठा रहे हैं, उनका पहला तर्क यहीं से शुरू होता है। और सोर्स के मुताबिक भारत में ईरान के राजदूत का ये जो बयान है, वो इस मामले को और भी गंभीर बना देता है। वो कहते हैं कि श्रीलंका तो मदद के लिए पहुंच गया, पर भारत ने कुछ नहीं किया। पब्लिकली तो छोड़िए, डिप्लोमैटिक चैनल से भी कोई संदेश नहीं भेजा गया, कोई बातचीत नहीं हुई। ये बात वाकई में चौंकाने वाली है। और देखिए, जो आलोचक हैं उनका एक बहुत बड़ा तर्क ये है कि भारत तो हमेशा से खुद को हिंद महासागर का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर कहता आया है, मतलब इस इलाके की सुरक्षा की गारंटी लेने वाला। तो फिर जब आपके ही आंगन में इतना कुछ हो जाए और आप चुप रहें, तो ये आपके दावे को कमजोर नहीं करता। लेकिन यहीं पर दूसरा पक्ष सामने आता है। उनका कहना है कि भाई, आज की डिप्लोमेसी इतनी सीधी नहीं है। कई बार चुप रहना भी एक स्टेटमेंट होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि भारत का ये जो रुख है, क्या ये हमेशा से ऐसा ही रहा है या ये हमारी पारंपरिक विदेश नीति से एक बड़ा बदलाव है? चलिए इतिहास से इसकी तुलना करके देखते हैं। यहाँ साफ दिखता है कि एक तरफ भारत की पुरानी नीति थी, जिसे स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी कहते थे। तब हमने अफगानिस्तान पर सोवियत हमले की भी निंदा की और इराक पर अमेरिकी हमले की भी। मतलब दोस्त हो या कोई और, गलत पर हम बोलते थे। लेकिन आज की तस्वीर अलग है। आलोचक कहते हैं कि हम अमेरिका और इजराइल के साथ इतने जुड़ गए हैं कि हमने अपनी तटस्थता छोड़ दी है। पर दूसरी तरफ जो इस बदलाव के समर्थक हैं, उनका तर्क है कि भाई, जमाना बदल गया है। आज चीन जैसी चुनौती से निपटने के लिए अमेरिका के साथ एक मजबूत साझेदारी हमारी जरूरत भी है और शायद मजबूरी भी। तो आखिर इस चुप्पी के पीछे की असली भू राजनीति क्या है? चलिए अब जरा हाल की कुछ घटनाओं को जोड़कर देखते हैं, क्योंकि ये टाइमिंग बहुत कुछ कहती है। जरा इस सीक्वेंस को देखिए। 25-26 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी इजराइल में होते हैं और रिश्तों को स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया जाता है। 27 फरवरी को वो वहां से निकलते हैं और ठीक 48 घंटे बाद अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर हमला कर देते हैं। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर ये भारत के बदलते हुए खेमे की तरफ एक बहुत बड़ा इशारा है? और सोर्स में रॉयटर्स के हवाले से इजरायली रक्षा अधिकारियों का ये बयान तो इस शक को और भी बढ़ा देता है। उनका कहना है कि ऑपरेशन का मौका प्रधानमंत्री मोदी के जाने के बाद ही मिला। मतलब इस बयान से ऐसा लगता है कि भारत की चुप्पी कोई अलग थलग घटना नहीं है, बल्कि ये अमेरिका और इजराइल के साथ हमारे जो गहरे होते रणनीतिक रिश्ते हैं, ये उसी कहानी का एक हिस्सा हो सकती है। अब शायद कोई सोचे कि इन बड़ी बड़ी जियोपॉलिटिकल बातों का हम पर, आम लोगों पर क्या असर पड़ता है।
तो जनाब, इसका सीधा असर पड़ता है हमारी जेब पर, और वो है तेल की कीमत। देखिए, मामला यह है कि अगर ईरान गुस्सा होकर हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य बंद कर देता है, जो तेल का एक बहुत बड़ा रूट है, तो मुश्किल हो जाएगी। हम अपना 55% तेल मिडिल ईस्ट से मंगाते हैं। सोर्स के मुताबिक पहले ही अमेरिका के कहने पर हमने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया था। तो अब हमें एक तरह से दो तरफ से फंस गए हैं, और सप्लाई में किसी भी गड़बड़ी का असर सीधा हम पर पड़ेगा। और इसी कॉन्टेक्स्ट में सोर्स में एक अमेरिकी अधिकारी का ये बयान आता है, जो कहता है कि हमने उन्हें यानी भारत को 30 दिनों के लिए रूसी तेल लेने की परमिशन दी है, और उम्मीद है कि इसके बाद भारत अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदेगा। अब आलोचक परमिशन शब्द को पकड़कर कहते हैं कि देखो, हमारी संप्रभुता खतरे में है, जबकि दूसरे पक्ष का कहना है कि ये सिर्फ कूटनीतिक भाषा है जो प्रतिबंधों की जटिल दुनिया में इस्तेमाल होती है। इसे अनुमति लेना नहीं कहना चाहिए। और ये सारी बातें हमें आखिरकार उसी एक सबसे बड़े सवाल पर ले आती हैं, संप्रभुता का सवाल। क्या हम अपनी विदेश नीति को लेकर आज़ाद हैं? देखिए, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स भी इस पर बटे हुए हैं। कुछ का मानना है कि भारत को कम से कम एक बैलेंस स्टेटमेंट तो देना ही चाहिए था, मौतों पर अफसोस जताते और शांति की अपील करते। लेकिन कुछ दूसरे एक्सपर्ट्स का मानना है कि नहीं, जिस तरह की पेचीदा स्थिति थी, उसमें स्ट्रैटेजिक चुप्पी ही सबसे बेहतर रास्ता था। तो जैसा कि हमने देखा, भारत की इस चुप्पी के पीछे एक सोची समझी रणनीति भी हो सकती है और एक बड़ी कूटनीतिक मजबूरी भी। पर सवाल वही का वही है, क्या भारत की विदेश नीति से समझौता हुआ है? क्या हम अपने फैसले खुद ले रहे हैं या कोई और हमारे फैसलों को प्रभावित कर रहा है? अब इस पर सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है कि भारत को बयान देना चाहिए था या चुप रहना ही सही फैसला था।